नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हिंदी का मॉडल पेपर 16वां आज रहेगा और 15 पेपर अपन कर चुके हैं। इस पेपर में भी आपके हमेशा की तरह 30 प्रश्न रखे गए हैं, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से। 30 प्रश्न इसलिए क्योंकि जो आपका रीट का पेपर होगा उसमें भी आपके 30 प्रश्न ही होंगे। 15 आपके ग्रामर से संबंधित और 15 प्रश्न टीचिंग मेथड से संबंधित। तो बिल्कुल पैटर्न वही है, उसी प्रकार का पेपर है। अगर आपको पेपर अच्छा लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और पहला आपका प्रश्न है मित्रों, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? पराकाष्ठा, पराधीन, परायण और पराश्रित। उपसर्ग निकालने के बाद मित्रों हमेशा जो शब्द बचे वो बिल्कुल सही अर्थ वाला शब्द बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे परा उपसर्ग, पराकाष्ठा में अपन अगर परा उपसर्ग निकालेंगे तो काष्ठा यानी ये पराकाष्ठा, ठीक है। तो बिल्कुल एक प्रकार से सही शब्द बचेगा पराकाष्ठा, ठीक है, परा प्लस काष्ठा। इसके अलावा पराधीन में पर प्लस अधीन होगा, परायण में पर प्लस अयन होगा, पराश्रित में पर प्लस आश्रित होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका रहेगा, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो मित्रों पराकाष्ठा शब्द में आपका परा उपसर्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है? उच्च प्लस छिष्ट, या आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो उत प्लस शिष्ट, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो वो सही होगा, उत प्लस शिष्ट, ठीक है। तो यही आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कौन सी संधि है मित्रों, इसमें अपन आराम से बता सकते हैं, यहाँ पे व्यंजन संधि आपकी जो है वो हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, 1 मिनट, हाँ जी। अगला आपका प्रश्न है, वन गमन शब्द में समास कौन सा है? वन गमन, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो निश्चित रूप से वन गमन तो वन को गमन, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 मित्रों इसका सही आंसर आपका सीधा सीधा हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, सॉरी क्या प्रॉब्लम हो रही है, हाँ। चौथा आपका प्रश्न देखिए, मिठास शब्द है, मिठास शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा रहेगा मिठास शब्द। और ये जो मीठा विशेषण शब्द होता है, यानी कि मीठा जो है वो एक विशेषण शब्द है और मीठा शब्द से आपका भाववाचक संज्ञा बना। तो विशेषण शब्द है आपका मीठा और मीठा से आपका विशेषण क्या बना है, सॉरी आपका जो संज्ञा शब्द क्या बना है, भाववाचक संज्ञा, वो बना है मिठास। तो मीठा से बना है मिठास। यहाँ पे मीठा तो आपका विशेषण है और मिठास आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न कि आज हड़ताल के कारण सब दुकान बंद हैं, रेखांकित पद विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण? तो मित्रों देखिए, आज सब दुकान बंद हैं, अपने को संख्या फिक्स थोड़ी दे रखी है, हालांकि ये संख्यावाचक है। परिमाणवाचक तो देखिए बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। परिमाणवाचक नहीं है, संख्यावाचक है, लेकिन कितनी दुकानें बंद हैं ये नहीं पता, सब दुकानें बंद हैं ऐसा बोला जा रहा है। तो सब में तो पता नहीं कितनी हो। तो अनिश्चितता का बोध, ऑप्शन नंबर 3 मित्रों सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, जंगल शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जंगल जो शब्द है वो आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 मित्रों इसका सही आंसर आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, चिंता शब्द का बहुवचन रूप है? चिंता शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा आपका? चिंताएं होगा, चिंताओं होगा, या एक व दो दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो चिंता शब्द का बहुवचन रूप मित्रों आपका होगा एक व दो दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चिंताएं भी ठीक है और चिंताओं भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, खालिस्तान अब चिंता का विषय है, यह वाक्य है वर्तमान काल का, भूतकाल का, आसन भूतकाल का, या इनमें से कोई नहीं? देखिए अब चिंता का विषय है यानी वर्तमान की ही बात चल रही है, तो निश्चित रूप से वर्तमान काल का वाक्य रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बेतहाशा शब्द का अर्थ क्या है? बहुत अधिक तेजी से, बिना डरे, अधिक इच्छा रखने वाला, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों इसका उत्तर होगा बहुत अधिक तेजी से। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही आंसर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, खालिस्तान
पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे हैं, उक्त कथन का भविष्य काल के अनुसार परिवर्तित रूप क्या होगा? एक, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, ये तो आपके कौन से काल का है? वर्तमान काल का है मित्रों। इसको अपन को भविष्य काल में बदलना है, फ्यूचर टेंस में बदलना है एक प्रकार से। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? देखिए, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास करेंगे, दूसरा पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास कर रहे थे, तो ये तो भूतकाल का हो गया। तीसरा, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास किया, तो ये भी आपका एक प्रकार से भूतकाल का या वर्तमान काल में। देखिए, पेड़ों की सहायता लेने का प्रयास किया, ठीक है, प्रयास किया यानी कि कर चुके हम लोग, है ना, तो ये भी भूतकाल का हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल इसका आंसर रहेगा। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है, यह वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, गीतेश केवल चोर ही नहीं बल्कि झूठा भी है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला आपका प्रश्न है 12वां प्रश्न, कल बारिश हो रही थी इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए, तो ये वाक्य किस प्रकार का है मित्रों? देखिए, कल बारिश हो रही थी इसलिए कपड़े नहीं सूख पाए, तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर रहेगा वो संयुक्त वाक्य ही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका उत्तर जो वो रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चींटी के पर निकलना, इसका अर्थ क्या है? नष्ट होने के करीब होना, 2 बहुत चालाक होना, 3 तुच्छ कार्य करना, और डी है या चौथा ऑप्शन है मृत्यु होना। तो देखिए, चींटी के पर निकलना यानी कि आपका यहाँ पे आपका सही आंसर होगा नष्ट होने के करीब होना, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा। क्योंकि देखिए, चींटी जो होती है उसके जब पंख आ जाते हैं, इसका मतलब उसकी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है मित्रों, तेल व मिठाई चूल्हे धरी कड़ाही, ठीक है, तेल व मिठाई चूल्हे धरी कड़ाही का अर्थ क्या है? सफलता से सबको लगाव होता है, बिना सामान के काम नहीं होता है, 3 सफलता सरलता नहीं मिलती है, सफलता सरलता से नहीं मिलती है, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए, तेल व मिठाई चूल्हे धरी कड़ाही, और यहाँ पे आंसर होगा बिना सामान के काम नहीं होता, यानी कि चूल्हे पर कढ़ाई तो धर ली है लेकिन तेल और मिठाई दोनों ही चीज़ उसके पास नहीं है। तो जब नहीं है तो देखिए, बिना सामान के कोई काम हो ही नहीं सकता, तो इसका यही अर्थ है ऑप्शन नंबर 2, बिना सामान के काम नहीं होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, दान की बछिया के दांत नहीं देखते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? 1, दांत देखकर पशु की उम्र ज्ञात हो जाती है, 2, मुक्त की वस्तु के गुण अवगुण नहीं देखे जाते, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर मित्रों आपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? ये आपका सबको पता है, LSRW है, यानी आपका LSRW, यानी कि अगर देखें सही से तो LSRW यही होगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही आंसर मित्रों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना में से कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? पढ़ना पहले कराया जाता है या लिखना कराया जाता है मित्रों? तो सबसे पहले कराया जाएगा वर्णमाला पढ़ना, ठीक, उसके बाद में लिखना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला आपका प्रश्न, कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा? कौन सा कार्य जो वो अर्थ ग्रहण की कुशलता के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी है? तो यहाँ पे मित्रों आपका आंसर जो रहेगा वो रहेगा व्याकरण शिक्षण करना, ये नहीं होगा, पठन कार्य करना ये नहीं होगा, वाचन करना नहीं होगा, वर्णन करना होगा। तो अर्थ ग्रहण की कुशलता का विकास करने के लिए वर्णन निश्चित रूप से करना होगा, वर्णन करना यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? मौखिक, लिखित, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भाषा शिक्षण में सबसे पहले जो कार्य किया जाना चाहिए वो मौखिक ही किया जाना चाहिए, उसके बाद में लिखित कार्य जो वो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है मित्रों ये किसका रहेगा? आपका किटसन का ये रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही माना गया है एग्जाम में। किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे
एक प्रकार से छोटी पगडंडी को पार करना माना जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा, किटसन। ठीक है, किटसन की ये डेफिनेशन है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिना रुक रुक कर प्रवाह से पढ़ना किस विधि से लिखाया जा सकता है? प्रश्न क्या है कि बिना रुक रुक कर प्रवाह से पढ़ना किस विधि से लिखाया या सिखाया जा सकता है? तो वाक्य ये सिखाया आएगा। ठीक है, किस से सिखाया जा सकता है? वाक्य शिक्षण विधि से, कहानी विधि से, शास्त्रीय विधि से या अनुकरण विधि से। तो मित्रों इसका उत्तर क्या रहेगा आपका? इसका सही आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन 2 होगा, कहानी विधि से ऐसा जो वो करना पॉसिबल है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 22वां की देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? तो देखो और कहो विधि का उपयोग मित्रों किस में करते हैं? सस्वर वाचन में, मौन वाचन में, दोनों में या लेखन में? चलिए आंसर कीजिए इस प्रश्न का। सस्वर वाचन। ठीक है, सस्वर वाचन के लिए ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन 2 है मौन वाचन, ऑप्शन 3 है दोनों और ऑप्शन 4 है लेखन। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो आपका रहेगा सस्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। क्योंकि देखिए देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? तो सस्वर वाचन कराने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से हैं? तो भाषा शिक्षण के दोनों ही उपागम, पाठ संसर्ग उपागम और रचना संसर्ग उपागम। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? सुनना, देखना, बोलना या पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना है। ठीक है, या पढ़ना। चलिए इसको पढ़ना समझिएगा। हाँ जी, पढ़ना। ठीक है, सुनना, देखना, बोलना और पढ़ना। तो निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो मित्रों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, देखना। ठीक है, LSRW, यानी कि L यानी लिसनिंग, तो ये लिसनिंग कर रहा है, और S यानी कि एक प्रकार से अपन देखें तो आपका स्पीकिंग। ठीक है, बोलना। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है आपका। अगला है रीडिंग, रीडिंग यानी पढ़ना, तो ये भी दिया हुआ हो। राइटिंग यानी लिखना। ठीक है, ये दिए हुए हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे आपका राइटिंग का लिखना हो गया। लिखना इसमें वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो मित्रों यहाँ पे आपका जो निर्धारित पक्षों में जो सही नहीं होगा वो होगा देखना। देखना नहीं है यहाँ पे कहीं पर भी। सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, लेकिन देखना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए ऑप्शन दूसरा सही हुआ यहाँ पे। अगला आपका प्रश्न, एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है। ठीक है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है? अभिव्यक्ति, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति अर्थग्रहण, दोनों और 4 उक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका उत्तर होगा अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न, मास कम्युनिकेशन का सबसे पुराना तथा आधार माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, 1 व 2 दोनों या उक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसका उत्तर होगा आपका प्रिंट मीडिया। ठीक है, सबसे पुराना आधार माध्यम पूछा तो प्रिंट मीडिया ही आपका निश्चित तौर पे रहेगा। अगला आपका प्रश्न है 27वां प्रश्न की प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता समाचार पत्र, पत्रिका, पाठ्य पुस्तक और विद्यालय पत्रिकाएं। तो देखिए प्रिंट मीडिया में किसको शामिल नहीं कर सकते अपन? पाठ्य पुस्तकों को शामिल निश्चित रूप से जो वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति यानी खुल करके लिखने का मौका जिस प्रश्न में मिलेगा उसमें होगी तो निश्चित रूप से निबंधात्मक इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है साथियों, किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत, अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया? डगलस व हॉलैंड ने, वर्नन व बर्ट ने, मॉरिसन व सिम्पसन ने, और 4 है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? डगलस व हॉलैंड का यह कथन है मित्रों, और ऑप्शन नंबर 1 जो वो बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन होता है 1 बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना, दूसरा औपचारिक शिक्षण करना, तीसरा बालकों की शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करना, और 4 है उक्त सभी। तो यहाँ पे मित्रों आपका सही आंसर रहेगा उपचारिक शिक्षण करना।
तो शैक्षणिक निदान का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है आपका? उपचारी शिक्षण करना है ना भाई। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा अपन समस्याओं को निकाल लेते हैं। उसके बाद जो समस्याएं हैं, देखिए शैक्षणिक जो समस्याएं हैं उनका अपन समाधान करते हैं, तो उपचारी शिक्षण ये कहलाएगा। सर्जना उसके बाद अपन मतलब आपका निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक अपन कर देंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा मित्रों निश्चित रूप से। तो ये थे आपके हिंदी के साथियों 30 प्रश्न। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बताइए। अगर पहली बार वीडियो आप देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही शानदार वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पे आते रहेंगे। और साथियों मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।